बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 41 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 41 का नाम है सोशल मोटिव्स एंड हेल्पिंग बिहेवियर्स अक्रॉस डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। मॉड्यूल्स 162 से लेकर 166 इसमें शामिल है। लेसन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन लेसन बहुत ही मज़े का है, क्योंकि इसमें ना सोशल मोटिव्स और हेल्पिंग बिहेवियर्स को लेकर डिफरेंट जो कॉन्टेक्स्ट है आपको बताए गए हैं लेसन नंबर 41। और सोशल मोटिव्स ज़ाहिर सी बात है कि मोटिव्स वो होते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। और हेल्पिंग बिहेवियर्स ज़ाहिर सी बात है कि किस तरह से हेल्पिंग बिहेवियर्स पाए जाते हैं डिफरेंट डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में आपको लेसन नंबर 41 में बताया गया है। और लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन हजरात से जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है और अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस्लामिक साइकोलॉजी क्या है, तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करें, और प्लीज़ फॉलो करें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ में जो मॉड्यूल दिया गया है 162 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ऑफ वर्क के नाम से है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ओवरऑल बताया गया है कि क्रॉस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का मतलब है कि हम वर्क प्लेस पर ह्यूमन बिहेवियर्स को ना डिफरेंट से कल्चर्स के बीच कंपेयर करते हैं। इसमें ना कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। और जॉर्ज बर्नेट शॉ ने एक दफ़ा ना कहा था, इंग्लैंड और अमेरिका दो ऐसे मुल्क हैं जो एक कॉमन लैंग्वेज के ज़रिए डिवाइडेड हैं। ओके, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि जॉर्ज बर्नेट शॉ ने क्या कहा था। यहाँ इंग्लैंड और अमेरिका दो ऐसे मुल्क हैं जो एक कॉमन लैंग्वेज के ज़रिए डिवाइडेड है, तो ये किसने कहा था? जॉर्ज बर्नेट शॉ ने कहा था। दूसरे पैराग्राफ में ओवरऑल आपको जो है वो बताया गया है कुछ इस तरह से इसमें कि हर कंट्री में मैनेजर्स होते हैं। हर कंट्री में मैनेजर्स होते हैं जो काम मैनेज करते हैं। लेकिन जब हम डिफ़ाइन करते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां हम एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन हम ना जो कहना चाहते हैं ना इसका मतलब काफ़ी ना डिफरेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें ना हम इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझ सकते हैं। और ये फील्ड जो है वो सोशल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स के रिसर्च के कंबाइन करती है। रिसर्च को ना कंबाइन करती है जिसमें ना लीडरशिप, टीम्स, मोटिवेशंस, वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स पर फोकस होता है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी हमें ये समझाने में मदद देती है कि डिफरेंट कल्चर्स में ना इंडिविजुअल और सोशल फंक्शनिंग के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो हम बेहतर तरीके से ना इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को उन चैलेंजेस के लिए तैयार कर सकते हैं जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहे हैं। ओके, तो इसमें ना आपको मज़ीद स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर्स OCB इन चाइना के हवाले से बताया गया इस वाले पैराग्राफ में। तो इसमें कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि एक स्टडी जो फरा एट आल ने 1997 में चाइना में की थी, और ये फील्ड मतलब इन्होंने अपनी स्टडी में ये बताया था कि फरा एट आल ने 1997 में अपनी स्टडी में ये बताया था कि मतलब कि अपनी स्टडी में ये फाइंड किया था कि कुछ डायमेंशंस ऑफ OCB जो चाइना में थी वो USA में भी थी। और मिसाल के तौर पर किस तरह से USA में थी, सिविक वर्चू, आल्ट्रुइज्म्स, कॉन्सेंटियसनेस। लेकिन ना कुछ डायमेंशंस जो US में होती हैं ना वो चाइना में रेलिवेंट नहीं थी। और मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्समैनशिप और कर्टिजी, ठीक है। तो और एक डायमेंशन जो चाइना में थी वो USA में अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, और वो कौन सी थी? इंटरपर्सनल हार्मोनी और कंपनी रिसोर्सेज की प्रोटेक्शंस।
जब अमेरिकन्स ने अपने अमेरिकन्स बिजनेस प्रैक्टिसेस को ब्रिटिश वर्क इन्वायरमेंट में अप्लाई करने की कोशिश की तो वो ना एक डिज़ास्टर बन गई थी। ओके, तो इस वाले पैराग्राफ में आपको ना बताया गया है ओवरऑल एक कंपेयरिंग एम्प्लॉय अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से। तो एक कंपैरिजन जो एम्प्लॉयज़ की थी जो कि ना एक ही कंपनी में यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, पोलैंड और इंडिया में काम कर रही थी। इसने ना ये एक्सप्लोर किया, मतलब कि वाज़िया किया कि एम्पावरमेंट और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स प्रैक्टिसेस का ना फिट नेशनल कल्चर्स के साथ कैसा था। और ये रॉबर्ट एट आल ने 2000 में अपनी रिसर्च में जो है वो आइडेंटिफाई किया था। एम्पावरमेंट का रिलेशनशिप ना सर्टिफिकेशंस के साथ ना इंडिया में नेगेटिव था, जबकि यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको और पोलैंड में पॉजिटिव था। इसके अलावा को वर्कर्स के साथ ना सर्टिफिकेशंस पोलैंड में एम्पावरमेंट के साथ ना पॉजिटिव था, इंडिया में नेगेटिव था, और यूनाइटेड स्टेट और मेक्सिको में ना कोई इफेक्ट नहीं था। आगे आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अक्रॉस कल्चर्स के हवाले से इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो इसमें ना कुछ इस तरह से आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का सर्टिफिकेशंस के साथ ना रिलेशनशिप हर कंट्री में पॉजिटिव था। और ये फाइंडिंग्स सुजेस्ट करती हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स हो तो मैनेजर्स को ना इस कल्चर्स पे ना रिलाई करना चाहिए, मतलब कि एतबार करना चाहिए। अगर नेशनल कल्चर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से डिफरेंट हो तो ना मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स के एस्पेक्ट्स को ना इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ना कि ना नेशनल कल्चर्स को अपने एक्शंस में ना जब वो डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है। ओके, मॉड्यूल 163 की बात कीजिए। अच्छा, ये ना ये रेफरेंस दिया गया आपको, तो ये रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अक्रॉस कंट्रीज़ को लेकर जो रिसर्च जो है वो दी गई थी आपको। ये ओवरऑल ना ये पूरा जो मॉड्यूल है 162, इसका जो ओवरव्यू या डिटेल से आपने इसको पढ़ना है इस मॉड्यूल को, तो ये रेफरेंस में जो लिंक दिया गया ना, इस पर आप क्लिक करके ना इसमें जो आर्टिकल दिया गया है इसको आप डीपली पढ़ लें तो काफ़ी कुछ आपको नॉलेज गेन होगा ये इस मॉड्यूल नंबर 162 को लेकर। अब आते हैं मॉड्यूल 163 की तरफ। तो मॉड्यूल 163 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी ऑफ वर्क 2 के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया कि एरियाज ऑफ स्टडीज एंड सम क्वेश्चंस, मतलब कि कुछ एरियाज हैं स्टडीज़ के और कुछ सवालात हैं। और इसमें सबसे पहले बात इसमें जो बताई गई है वो ये कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में ना कुछ एरियाज़ हैं जहां क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है। और ये एरियाज़ कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे नेशनल कैरेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। नंबर 2 पे लीडरशिप स्टाइल्स और कल्चर है। नंबर 3 पे कंज्यूमर बिहेवियर है। और नंबर 4 पे मैनेजमेंट स्टाइल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं। क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस सिर्फ एक दूसरे कंट्री में काम करते वक्त नहीं जाहिर होते, ऐसे रीजन्स भी हैं जो ना कल्चर में बहुत फ़र्क रखते हैं। घरों में, कम्युनिटी में और ऑर्गेनाइजेशंस में। एक फ़ीमेल एकेडमिक को इंटरव्यू किया गया था, मतलब कि एक फ़ीमेल एकेडमिक का ना इंटरव्यू किया गया था जो पाकिस्तान के एक कंजर्वेटिव रीजन्स में काम कर चुकी थी। ओके, नैरेटिव ऑफ रिसर्च लिविंग इन रीजनल कल्चर्स में आपको बताया गया कि कैसे इंसान बदलता है। मतलब कि पहला जो क्वेश्चन है हाउ वन चेंजेस, मतलब ये कि कैसे इंसान बदलता है। इन्होंने ये रिपोर्ट किया था, मतलब कि फीमेल एकेडमी का जो इंटरव्यू हुआ था ना इन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि एटीट्यूड चेंज हो गए हैं। मेल डोमिनेंस को ऑफिस में ना एक्सेप्ट करना, ज़्यादा डोसाइल होना और लेस असर्टिव होना। और इन्होंने सीखा कि उन रीजन्स में ना चीज़ें कैसे काम करती हैं। और वाकई ऐसा हो गया है कि ज़्यादातर रिसेप्शंस में या ज़्यादातर जो है ऑफिस वर्क में फीमेल्स को ज़्यादा रखा जा रहा है। मेल्स बेचारे जो है वो घर में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरा ये कि मतलब कि फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर कर दिया गया है काफ़ी इदारों में। और इवन डैट जब मैंने न्यू साइकोलॉजी की थी, ये साइकोलॉजी, तो मुझे ना कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर या कोई भी हॉस्पिटल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस हवाले से कि मैं मेल हूँ। ठीक है, अब तो मेल्स भी साइकोलॉजी की फील्ड में काफ़ी आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब कोई डोमिनेंटली नहीं है, डोमिनेंस नहीं है। और साइकोलॉजी की फील्ड में अगर देखा जाए तो मेल्स ने काफ़ी इन्वेंशंस की हैं, फीमेल्स ने भी की है, लेकिन ज़्यादातर मेल्स का कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा है साइकोलॉजी की फील्ड में। और अगर आप सिगमंड फ्राइड को उठा लें, एल्बर्ट एलिस को उठा लें, और इसी तरह जो है वो
मतलब कि पोलैंड को उठा लें या फिर डिफरेंट जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, उनमें मेल्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा वाजिया होता है। ओके, तो ग्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में भी बताया था। ये फीमेल एकेडमी का जो इंटरव्यू होता है इसमें इन्होंने बताया ग्लास सीलिंग इफेक्ट भी है। अब ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या है, फीमेल्स के लिए ज़्यादा था ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ओके, गेट यूज टू वर्क कल्चर, मतलब ये कि वर्क कल्चर की आदत डालना, इन्होंने वर्क कल्चर्स को अपनाना पड़ता था। ओके, रीजनल कल्चर्स का ना पर्सनैलिटी में शामिल होना जो है वो भी शामिल था। मतलब ये कि कल्चर इनकी ना पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया था। ओके, फीमेल्स एकेडमी में जो भी था। और रेयर फीमेल फैसिलिटी या फैक्चुअलिटी में यह था कि को एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में ना फीमेल्स की फैसिलिटी काफ़ी रेयर थी। ठीक है, को एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में ना फीमेल्स की जो फैसिलिटी थी वो काफ़ी रेयर थी। ठीक है, तो मेल फीमेल स्टूडेंट्स रेशो जो थी वो स्टूडेंट्स में ना मेल और फीमेल्स का रेशो ना काफ़ी डिफरेंट था। ओके, और एजुकेशनल इन्वायरमेंट्स, वर्क इन्वायरमेंट्स की बात की जाए तो एजुकेशन वर्क इन्वायरमेंट्स का ना रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो कुछ इस तरह से थी कि लाहौर और कराची के यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में ये इन्वायरमेंट रिस्ट्रिक्टेड था। ओके, ऑपोजिट सेक्स के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शंस किस टाइप का था, तो ये रिजर्व्ड और कॉशंस रहता था, क्योंकि ना इसे गॉसिप्स और मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। ऑफिस रूम्स फॉर फीमेल्स और कॉमन रूम का डिफरेंसेस था। मतलब ये कि फीमेल्स के रूम्स और मेल्स कोलीग्स के रूम्स में फ़र्क था। कोलीग्स के साथ इंटरेक्शंस लिमिटेड था। मतलब ये कि कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन जो था वो थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था। और मज़ीद आपको बताया गया कि जब कोई अपने कल्चर से अलग कल्चर्स में काम करता है ना, चाहे वो रीजनल हो या इंटरनेशनल हो, तो ना कुछ और कंसिडरेशंस होती हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और प्रोफेशनल बिहेवियर्स और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस और रेगुलरिटी एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस और रिक्वेस्टिंग आ फीमेल इन अ मेल डोमिनेंट कल्चर। ओके, तो ये जो सब है ना, ये सब पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं बेसिकली, ये इस पॉइंट्स, ये जो नैरेटिव ऑफ रिसर्च लिविंग इन अ रीजनल कल्चर को लेकर हमने पॉइंट्स पढ़े थे। उसके बाद भी हमने ये जो पॉइंट्स पढ़े थे कि मल्टी कंसिडरेशन जो है वो रिपोर्टेड होती है, और इसमें ये रीजनल और इंटरनेशनल जो है ना वो पॉइंट शामिल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, प्रोफेशनल बिहेवियर एक्सेट्रा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सब पॉइंट्स क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंसेस को ना समझाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल्स के प्रोफेशनल ग्रोथ और वर्क एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। ओके, मॉड्यूल 164 सोशल मोटिव्स इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के नाम से है। तो इसमें आपको ना सोशल इन द स्टार्टेड आपको सोशल मोटिव्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि एग्रेसिवनेस, हेल्पिंग बिहेवियर और अचीवमेंट मोटिवेशंस को ना बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया था। और ये मोटिव्स ना हर कल्चर्स में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। कुछ मोटिव्स जैसे कि भूख और प्यास, और ये नेचुरल होते हैं, लेकिन ना ज़्यादातर मोटिव्स जो सोशल आउटकम्स को ना अचीव करते हैं वो है सोशल रेलिवेंस रखते हैं। मिसाल के तौर पर एफिलिएशंस, एग्रेशंस, आल्ट्रुइज्म्स, अचीवमेंट्स, अप्रूवल, पावर और भी कई मोटिव्स हैं। कुछ मोटिव्स जैसे कि एग्रेशंस को नेचुरल माना जाता है और ये हर सोसाइटी में ना हमेशा से मौजूद रहते हैं, लेकिन एग्रेशंस की फॉर्म्स ना वक्त के साथ एवॉल्व हो सकती है, मतलब कि शामिल हो सकती है। जैसे कि आजकल ना साइबर वायलेंस या बुलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये साइबर वायलेंस किस टाइप का है, ज़्यादातर ज़ाहिर से बात है आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इंस्टाग्राम या टिकटॉक में देखने को मिलता है। क्योंकि इंस्टाग्राम और टिकटॉक में लड़कियां, यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियां, वो टिकटॉक बनाने में लगी हुई हैं। तो मैं अक्सर कमेंट्स देखता हूँ। मतलब कि मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता, जैसे बात है कि अब वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के नाम से। तो सम टाइम जो है वो मैं ओपन करके सिर्फ वीडियो अगर अपलोड करनी होती है टिकटॉक में, तो मैं अक्सर ना वो मतलब कि रील्स जो चल रही होती है इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में, तो मैं सीधा कमेंट्स पे जाता हूँ। तो अब एक लड़की 14 साल की है, तो उसमें ना तरह तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं। वो मतलब कि अब ऐसे अडल्ट कमेंट्स आ रहे होते हैं जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता बोलते आप स्टूडेंट्स के सामने। तो अब जाहिर सी बात है कि लड़कियों का भी एक चस्का लगा हुआ है और लड़कों को भी चस्का इस टाइप का लगा हुआ है कि वो साइबर बुलिंग करते हैं, और लड़कियों को चस्का ये लगा हुआ है कि हम टिकटॉक बनाएं, फेमस बने और अपने आप को एक ऑब्जेक्ट बनाकर हम पेश करें। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत जो है ना वो एक किस्म का मतलब कि चल रहा है माशरे में बहुत ज़्यादा।
तो जैसे कि मैं बता रहा था कि साइबर बुलिंग को लेकर, तो जैसे कि आजकल साइबर वायलेंस और या बुलिंग से जो है वो बहुत ज़्यादा है। दिली बात ये है कि ना, जब एग्रेशन से कुछ कल्चर्स में ना ज़्यादा प्रोमिनेंट है ना, तो दूसरे कल्चर्स में ये कम है और यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता। और ये फ़र्क इनके ना बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में ना देखे जा सकते हैं। कल्चर्स में एग्रेसिवनेस और अचीवमेंट्स को लेकर ना काफ़ी फ़र्क होता है। अच्छा, ये जो है ना साइबर बुलिंग वगैरह, ये एक्चुअल में टीनेजर्स करते हैं, ठीक है। साइबर बुलिंग या साइबर वायलेंस जो है ना, ज़्यादा टीनेजर्स करते हैं। अब तो मैं वेल एजेड हूँ, ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर मेरे से एज कम की देखी जाए, 20 साल की, 25 साल की, 24 साल की, तो उनमें ज़्यादा होता है। लेकिन जो 30 साल के बाद की जो एज होती है, वो फिर एक सिंसियर एज होती है। तो उसमें इंसान फिर काफ़ी कुछ देख चुका होता है अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ उसने जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ हासिल किया होता है ओवरऑल। तो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रेशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि एक स्टडी में ना, जहां वार लाइक कन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस, क्राइम्स, हेड हंटिंग या माल वॉलेंट सोर्सी को एग्रेशन से का इंडिकेटर्स माना गया है, वहाँ ना कल्चर्स को एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव में ना डिफ्रेंशिएट किया गया था। मिसाल के लिए कवामा, अपाची, कमांची, राजूप, यूपीयू और जमाली को ना एग्रेसिव कल्चर्स की ग्रुप में ना रखा गया है, जबकि ना होपी को बुशमैन, सेमी और हटरीज को नॉन एग्रेसिव कल्चर्स का कहा गया है। अच्छा, कोनेट एस्केनबर्गर एस्केंसरबर्गर एंड एमिगर्स ने ना 1980 में ना अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पे ना कल्चर्स को ना ग्लोबल लेवल पे एक ही एंटिटी के तौर पर ना डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इन इंट्रा कल्चर जो है ना, इंट्रा कल्चरल डिफरेंसेस को ना छोड़ा गया है, इंट्रा कल्चर डिफरेंसेस को छोड़ा गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मजीद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है इन द स्टडी, जिसमें तो इसमें ना आपको बताया गया है कि एग्रेसिव के फ़र्क का क्या करना है, यहाँ एग्रेसिवनेस और के फ़र्क का क्या करना है। आप स्टूडेंट से क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में लाजमी जवाब दें। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है वो कुछ इस तरह से कि सिगमंड फ्राइड ने ना सेक्सुअलिटी मतलब कि एरोस को ना जनरल ड्राइविंग फोर्सेस माना, और बाद में ना डेथ ड्राइव मतलब के थानाटोस के को भी ना एग्रेशन के सोर्स कहा गया है। और ये दोनों ड्राइव्स ना बायोलॉजिकल रूटेड मोटिवेशनल फोर्सेस हैं। और विलियम मैकडोगल ने ना इंस्टिंक्ट्स को ना एक्सप्लेन किया था, और इन्होंने ना इनमें से ना एक एग्रेशन इंस्टिंक्ट भी कहा था। लेकिन ना सबसे मशहूर एग्रेसिव थ्योरी कॉर्नर्ड लॉरेंस ने ना 1966 में पेश की थी, जिसमें इन्होंने ना ये कहा था कि एग्रेशंस एनर्जी का ना एक टाइप होता है, जो अगर किसी एग्रेसिव एक्ट के ज़रिए रिलीज ना हो तो वो ना परमानेंटली प्रोड्यूस और अकोमुलेट रहता है। और ये भी इन्होंने अपनी थ्योरी में ये भी जाना था कि एग्रेसिवनेस जैसे कि वेट या हाइट जेनेटिकली कॉज्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर डिपेंड करती है। ओके, तो मज़ीद आपको ना कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रेशंस के हवाले से इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो इसमें आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया है कि एग्रेशंस के लिए ना एक और फैक्टर वो होता है जो ना कल्चरली सनेक्शंड सोशल रूल्स होता है। एक कल्चर की वैल्यूज़ और डोमिनेंट रिलीजियस बिलीव्स, मिसाल के लिए जापान में ना नॉन एग्रेसिवनेस, पोलाइटनेस और कंसिडरेटनेस वैल्यूज़ होती हैं, जो ना हर सोशल इंटरेक्शंस को ना डिफाइन करती है। और ये वैल्यूज़ कन्फ्यूशियंस बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से आती हैं। जापान में ना वायलेंस और इंटरपर्सनल एग्रेशंस काफ़ी कम है, जबकि ना वेस्टर्न कल्चर्स में जो सेम इंडस्ट्रियलाइजेशंस और मॉडर्नाइजेशंस के लेवल पे हैं, वहाँ पर ना ज़्यादा एग्रेशन से रिपोर्ट होती है। और ये कॉन्डेंट ने 2002 में और कॉन्डेंट ने एंड टचिबाना ने ना 1999 में अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किया था। मज़ीद आपको इस लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि एग्रेशंस और डेवलपमेंटल कंडीशंस इन यूरोप एंड ईस्ट एशिया के हवाले से इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पे ना एग्रेशंस और इसके ना डेवलपमेंटल कंडीशंस को ना 2 यूरोपियंस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी, और 3 ईस्ट एशियंस, जापान, बाली, पाठक फ्रॉम इंडोनेशियंस कल्चर्स में ना स्टडी किया गया था। सैंपल में ना एडोलसेंट्स, मदर्स और इनके बच्चे थे, और जापानीज एडोलसेंट्स और चिल्ड्रंस में एग्रेशन से काफ़ी कम था।
एज कम्पेयर टू यूरोपियन सैम्पल्स में, और ये इनके ना कल्चरल वैल्यूज़ और सोशल रूल्स के मुताबिक था। अब जैसे कि ये इन्होंने दो कंट्रीज़ का मतलब कि कंपेरिजन करवाया था कि एग्रेशंस किस में है, यूरोपन या ईस्ट एशिया के हवाले से जो कंट्रीज़ हैं। अब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जैसे कि मुझे एक मिसाल मुझे अपने उस्ताद की भी याद आ गई कि उन्होंने एक बुजुर्ग से पूछा था कि तुसी ते चाइना रह के आए हो ते चाइना च ते हराम भी खांदे ने खंजीर भी खांदे ने ते ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ पाकिस्तान च आके कहते हो तो गुस्सा ही बहुत हैगा है तो की गल हैगी। उसने कहा उसने आगे से बात बहुत अच्छी की थी तो उन्होंने ये बात कहा था की थी कि बेटा वहाँ पे अगर हराम खाते हैं तो हराम दिखाते भी हैं। हराम दिखाने से मरा रही है कि अगर लड़का लड़की अगर बाहर कहीं पे भी चल रहे हैं ना तो ज़ाहिर सा बात है कि खंजीर उन्होंने खाया हुआ तो वो हराम किस तरह से दिखाएंगे कि वो राह चलते मतलब कि जना करेंगे आपकी आंखों के सामने और उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। जबकि पाकिस्तान में अगर हलाल खाया जा रहा है ना तो हलाल में अल्लाह ताला ने इस कदर बरकत डाली हुई है कि खंजीर से जो ताकत मिलती है ना उससे डबल ताकत मिलती है हलाल में। मतलब ये कि अगर एक मझ को अगर कनक उबाल कर अगर उसको खिलाई जाए ना मझ को तो वो भी संडा बन के ना ते तेरे पीछे लग जाए। मुराद इसे मुराद ये थी मतलब कि मझ क्या है एक फीमेल है ठीक है ना फीमेल काओ है अगर उसको भी कनक उबाल कर खिलाई जाए तो वो भी संडा बन जाती है। अब संडा क्या है बफलो है ठीक है तो वो इतनी ताकत जो है ना वो अल्लाह ताला ने गंदम के अंदर हलाल के अंदर रखी हुई है। अब ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये भी एग्रेशंस पैदा करते हैं और कुछ इसलिए तो इस्लाम में एग्रेशंस को रोकने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और तरह तरह के अल्लाह ताला के ज़िक्र उज़गार दिए गए हैं और ये कल्चर्स ये है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे एग्रेशंस जो होते हैं वो कंट्रोल में आते हैं। ओके और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस हवाले से कि मुझे दीन इस्लाम में पैदा किया और दीन इस्लाम से बढ़ कर कोई साइकोलॉजी मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। अच्छा इसलिए तो मैंने इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल जो है वो लॉन्च किया हुआ है और आप उसकी वीडियोस वगैरह वॉच आउट करें काफ़ी कुछ आपको देखने को जानने को मिलेगा। डिफरेंट जो उलमा कराम के फतवे हैं या तकरीर है उनका जो रोशनासी है या रोशनास जो है वो मैंने करवाया कि इस्लामिक साइकोलॉजी भी इस तरह से डिफ़ाइन होती है। ओके और मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ कोरिलेट करके मैंने बताया। अच्छा जैसे कि मैं बता रहा था कि ईस्टर्न यूरोप और ईस्ट एशिया के हवाले से तो ये ओवरऑल मैंने जो था वो ये लास्ट पैराग्राफ को लेकर बता दी है। अब मैं आता हूँ कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ अचीवमेंट्स मोटिवेशंस की तरफ। तो अचीवमेंट मोटिवेशंस यानी किसी पर्टिकुलर टास्क या स्किल्स में ना एक्सीलेंस दिखाने का जज्बा हर कल्चर में ना यूनिवर्सल है और ये डिज़ायर से आता है कि इंसान किसी टास्क में ना अच्छी परफॉर्मेंस दे और अपनी ना एक्सपर्टाइज को ना रिकोगनाइज करवाया जाए। लेकिन ना ये मोटिवेशन से कैसे डेवलप होती है ये बहुत ज़्यादा ना इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और रीजनल रिकॉग्निशंस के लेवल पे ना डिपेंड करता है। और ये मैकलेंडन और एटिकिंसन और क्लार्क और लोवेल ने ना 1953 की फाउंडेशनल वर्क के मुताबिक ना अर्ली इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग अचीवमेंट में ना मोटिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब एक ना बच्चा इंडिपेंडेंट सोचना शुरू करता है ना तो उसे ना अपनी अचीवमेंट्स के बाद ना अकम्पलिशमेंट का सेंस होता है और ये अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी का एक ना ऐसा माइंडसेट को इंकरेज करता है जो सक्सेस और मास्टरी के लिए ना स्ट्राइव करने को ना मोटिवेट करता है। लेकिन अर्ली इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग कल्चर्स के हिसाब से ना काफ़ी डिफरेंट होती है। ओके मॉड्यूल 165 पे हेल्पिंग बिहेवियर्स इन डिवर्स कल्चर्स एंड सब कल्चर्स के नाम से है। तो इंट्रोडक्शंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि एक ना इंसिडेंट जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी किताब में बयान किया गया था वो कुछ इस तरह से था। किस तरह से अब ये जो इंसिडेंट जो दिया गया वो ये ओवरऑल इस पैराग्राफ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें बताया गया कि दो तस्वीरें पहली जो थी मतलब दो तस्वीरें थी। पहली जो तस्वीर थी जब मैं न्यूयॉर्क सिटी में 6 साल का बच्चा था ना तो अपने वालिद के साथ ना क्राउडेड मिड टाउन स्ट्रीट पर चल रहा था। अचानक से ना पेडिस्ट्रियंस का रश मेरे सामने रुक गया।
जब लोग एक बड़े ऑब्जेक्ट को ना साइड वॉल पर देखकर एक लाइन में चलने लगे। मेरी हैरत का ना कोई ठिकाना नहीं था जब ये ना ऑब्जेक्ट एक इंसान निकला जो एक बिल्डिंग के अगेंस्ट बेहोश पड़ा था। मेरे वालिद ने जल्दी से ना एक पेपर बैग के अंदर ना रखी हुई बोतल की तरफ इशारा किया। जो भी लोग हमारे आसपास से गुजर रहे थे इनमें से ना कोई भी इस बेहोश इंसान को ना नोटिस नहीं कर रहा था, ना ही कोई आंखों से आंखें मिलाता था। अच्छा, अब क्या हुआ कि सब लोग ना रोबोट की तरह ना अपने रास्ते से ना हट हट कर ना निकल रहे थे। मेरे वालिद जो मैं इन्हें एक लविंग और केयरिंग इंसान समझता हूँ अपने वालिद साहब को, तो मुझसे ना कहा कि साइड वॉल पर ना पड़ा हुआ जो बेहोश आदमी है ना बस सो कर थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। जब वो बेहोश इंसान अचानक सेंसलेस बातें करने लगा तो मेरे वालिद ने ना मुझे मतलब कि वारन किया, मतलब कि एहतियात की तरफ इशारा किया कि एहतियात अब बरतनी है तुम्हें, कि उसके पास ना मत जाना तुमने, क्योंकि ना तुम्हें नहीं पता कि वो कैसा रिएक्ट करेगा। ओके, होश में आने के बाद। ओके, अब इसमें ना आपको इस वाले पैराग्राफ में कुछ इस तरह से इसमें बताया गया ओवरऑल कि मैं बाद में ना मतलब कि जो शख्स था उसने बाद में बताया कि मैं बाद में ना इन दो टीचिंग को ना अपनी ज़िंदगी के एथिम्स के तौर पर ना समझ गया। कुछ नहीं कर सकता और कोशिश करो कि शामिल ना हो। फिर काफ़ी साल बाद ना अच्छा, ये जो है ना दूसरे ये वाले पैराग्राफ में आपको दूसरा मंजर बताया गया, दूसरा इमेजिनेशंस बताया गया, दूसरी तस्वीर बताई गई है। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं बाद में ना इन दो टीचिंग्स को ना अपनी ज़िंदगी के एथीम्स के तौर पर ना समझ गया था। कुछ नहीं कर सकता और कोशिश करूँ कि शामिल ना हूँ। फिर काफ़ी साल बाद ना रंगो बुरमा में, अब मतलब कि रंगो बुरमा से मुराद ये कि एक म्यांमार का शहर है, कि म्यांमार का एक शहर है, कि एक मार्केट में गया था। मैंने ना पिछले बड़े महीने गरीब एशियन शहरों में सफ़र किए थे, लेकिन उन मामले में भी ये सीन बिल्कुल ही ना खुशी और मुस्बत से ना भरपूर था। ना सिर्फ जो बेशुमार गरीबी थी बल्कि ना गर्मी भी थी, इतनी थी कि नफ़रत जैसे लगती हो। और लोग ना इतने ज़्यादा भेद में, मतलब कि जो भीड़ भाड़ जो हजूम था उस शॉपिंग मॉल के अंदर, उसमें ना फंसे हुए थे कि ना मान के जीना मुश्किल हो गया था। मतलब कि अक्सर क्या होता है कि गुजरना मुश्किल हो गया था। अचानक एक आदमी जो एक बड़ा थैली में ना मूंगफली लेकर चल रहा था, दर्द से ना चीखता रहा और ज़मीन पर गिर गया। फिर मैं ना एक हैरत अंगेज छुपाई देख रहा हूँ। लगता था कि ये ना सीन कई मरतबा ना रिहर्स किया गया, मतलब कि बाबर दोहराया गया। जब एक डजन से ज़्यादा बच्चों वाला अपने ना स्टॉल्स छोड़कर ना मदद के लिए भाग कर आता है, अपनी मालो दौलत को ऐसे ही छोड़कर, एक इंसान इसके ना सर के नीचे कंबल डाल देता है, दूसरा इसकी शर्ट खोलता है, तीसरा उसे ना दर्द के बारे में ना उसकी दर्द भरी जो सूरत से ना पूछता है कि छोटा पानी लाता है। पांचवा क्या कि लोगों के उसके आसपास से ज़्यादा ना मतलब कि जो हजूम है ना उसको हटा दे। छठा जो है वो डॉक्टर के पास भाग कर जाता है। कुछ ही लम्हों में ना डॉक्टर आ जाता है और दो और लोग ना मदद के लिए शामिल हो जाते हैं। और ये परफॉर्मेंस पैरा मेडिकल स्कूल्स का ना फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी जो ना वो हिचाक पास की जा सकती है। अच्छा, ये ओवरऑल जो है ना ये आपको ना ये इसमें अगर मॉड्यूल 165 की बात की जाए तो ये जो है ना इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि इसमें दो ही सिनेरियो दिए गए हैं। पहला जो सिनेरियो था वो भी हमने पढ़ लिया था, दूसरा जो सिनेरियो ये भी हमने पढ़ लिया था, तो इसने टाइम ही बस हमारा ना ले लिया है। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे पैराग्राफ को मुकम्मल कर लिया है और अब आते हैं हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ। अच्छा, अब इसमें ना आपको ना रुसैया वंस रोट ने एक दफ़ा लिखा था, मतलब कि रुसैया ने रोसैयू ने एक दफ़ा लिखा था कि शहर इंसानी नस्ल का ना दरियाफ़त है। शहर जो है वो इंसानी नस्ल की दरियाफ़त है। एग्जाम पार्टी वेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे कि न्यूयॉर्क और रंगों में हुई है, मतलब कि न्यूयॉर्क जो है वो रंगों का शहर है,
ठीक है। न्यूयॉर्क रंगों का शहर है और लाइटिंग का भी शहर है। और ओके, तो न्यूयॉर्क और रंगों में ना हुई ये जो तजुर्बात जो है वो दिखाते हैं, मतलब कि जो म्यांमार का जो शहर है वो रंगून है, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे कि न्यूयॉर्क और रंगून में हुई ये तजुर्बात दिखाते हैं कि कोई भी दो शहर एक जैसे नहीं होते। जगह जैसे कि लोग अपनी अपनी शख्सियत रखते हैं। किसी शहर में ना ज़रूरतमंद अजनबी को ना मदद मिलने का ज़रिया मुमकिन है। किस किस्म की कम्युनिटी अपने शहर को ना अजनबी के लिए ना ऑल्ट्रिज्म से रोकने की तालीम देती है। अच्छा, ये जो बताया गया ना ओवरऑल, जैसे कि एक सिटी मतलब कि म्यांमार का जो लोग हैं वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं, उनके कल्चर्स में ये शामिल है कि अगर कोई इंसान मर रहा है तो उसकी फ़ौरन हेल्प कर लेते हैं। पाकिस्तान में भी ये कल्चर्स हैं। और जैसे कि कोई इंसान अगर बेहोश हो गया तो सारे क्या करते हैं कि फ़ौरन सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ तक कि मुझे भी एक अच्छी तरह याद है कि जब मैं आई थिंक 16 साल का था तो मैं ना बस में सफ़र कर रहा था। तो मुझे ना अचानक से चक्कर आ गए और तरलियाँ आने लगी। तरलियाँ से मुराद ये कि ठंडे पसीने आने लगे और मैं ना बेहोश होने की हालत में था। तो मैं ना नीचे बैठ गया बस के। तो न्यू खान बस चलती थी, अब तो बंद हो चुकी है पाकिस्तान में। तो मैं ना नीचे बैठ गया तो अचानक से ना सीट में बैठा हुआ शख्स कहता है, यार तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तुम उठ जाओ, बैठो मेरी सीट पे। तो साथ ही दूसरा शख्स उठा, कहते हैं तुम बैठो मेरी सीट पे। तो करते करते काफ़ी जो थे आसपास के जो लोग थे उन्होंने मेरी सपोर्ट की फ़ौरन, ठीक है। तो उसने कहा उल्टी तो नहीं आ रही, अगर उल्टी आ रही है तो फ़ौरन तुम ना ये से खिड़की से ना बाहर मुंह निकालो ताकि हवा लगे आपको, और आपको जो है वो इजीली आप अपनी ज़िंदगी मतलब कि अपने आप को ना सर्वाइव कर सको। इसी तरह जो है वो ये डिफरेंट कल्चर, अब ये अगर मैं होता सऊदी अरेबिया, सऊदीया में ये नहीं है। सऊदीया में ये होता है कि अगर कोई मर गया या बेहोश हो गया ना, जब तक शुरता नहीं आ जाएगा ना तो तब तक उसको उसी तरह उसी हालत में ही पड़ा हुआ छोड़ देते हैं। अगर कोई स्पॉट करता है ना तो शुरते उसको आगे पकड़ लेते हैं कि तुमने हमारे आने का इंतज़ार क्यों नहीं किया। इसी तरह न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में कल्चर्स क्या है कि वहाँ पे लोग जो होते हैं ना, अगर कोई मर रहा है या बेहोश हुआ है तो तब तक नहीं उसकी कोई सपोर्ट कर सकता उस शख्स की जो बेहोश हो रहा है या मर रहा है, जब तक वहाँ का जो है वो सर्वाइवल टीम या फिर जो इमरजेंसी जो टीम है वो ना आ जाए। अच्छा, अब जैसे कि ये तो मैंने इस पैराग्राफ के बारे में बता दिया है। इस वाले पैराग्राफ की तरफ मैं आता हूँ तो इसमें ना आप स्टूडेंट्स को कुछ इस तरह से इसमें बताया गया कि जब हम बड़े होकर सोशल साइकोलॉजिस्ट बने तो ना मेरे साथियों और मैंने अपनी ना गुज़श्ता 10 साल काफ़ी वक्त इस बात को ना टेस्ट करते हुए गुजारा कि ये सवालात किस तरह से ना सिस्टमेटिकली जवाब दिए जा सकते हैं। हमारी स्टडीज़ ने काफ़ी अहम डाटा प्रोड्यूस किया है, लेकिन जो चीज़ हमने सबसे ज़्यादा सीखी वो ये है कि रियल लाइफ सोशल बिहेवियर्स में ना क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस को मीनिंगफुल तरीके से ना मेजर करना कितना मुश्किल हो सकता है। एक सफ़र करने वाले के एनीसडोटल ऑब्जर्वेशन से लेकर ना सोशल रिसर्चर्स के साइंटिफिक जनरलाइजेशंस तक का सफ़र वो कदम हो सकता है जो इंसान सोचता भी नहीं। ओके, ये भी एग्जाम पार्ट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि क्रॉस कल्चरल रिसर्चर्स के लिए ना काफ़ी मुश्किलात होती है, इसलिए ना इसे ना क्रॉस कल्चरल फील्ड्स रिसर्च को ना एक नॉइजी डिसिप्लिन कहा जाता है। मतलब कि कहा जाता है। लेकिन ना इस शोर में ना एक अच्छी बात ये भी होती है कि आप ये भी पा सकते हैं या तलाश कर सकते हैं जो चीज़ें आपकी रिसर्च में काम नहीं करती वो उतनी ही इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं जितनी वो चीज़ें जो काम करती हैं। प्रॉब्लम 1 मेजरिंग हेल्पिंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि हमारा पहला मसला था कि ऐसी फील्ड्स मैयर डेवलप की जाए जो मुख्तलिफ इलाकों में ना अजनबी लोगों के लिए ना मददगार होने को या हेल्पफुल होने को दिखाए। हमारी जो चैलेंजिंग है सिर्फ ये नहीं होती कि हम ना ऐसे बिहेवियर्स आइडेंटिफाई करें जो मददगार होने के लिए वैलिड इंडिकेशंस हों, बल्कि ना हमें ना ये भी देखना होता है कि हम ऐसे बिहेवियर्स का ना एक सैंपल ढूंढे जो उतनी वसी या वाइड कंसेप्ट दे, जैसे कि मदद हेल्पफुल होना को अच्छी तरह से ना नुमाइंदा हो। और ये मसला ना सिर्फ क्रॉस कल्चरल रिसर्च तक महदूद नहीं है। साइकोलॉजिस्ट आमतौर पर ना रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट सैंपल्स अचीव करने में काफ़ी ना एहतियात करते हैं। हम अक्सर ना इस चीज़ पर उतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन जो हम स्टडी करते हैं ना इसकी वेरिएबल्स के पूरे मतलब को ना समझने के लिए मल्टीपल मेयर्स बनाने की ज़रूरत पर ना ज़्यादा फोकस नहीं करते। और ये बात ना मददगार मतलब कि हेल्पिंग बिहेवियर की स्टडीज़ में ना बिल्कुल नहीं है।
कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ ना हमने ना देखा है कि मदद करना ना मदद करने वाला जो फील्ड स्टडीज़ ने एक ये यहाँ दो मदद करने वाले बिहेवियर्स के कन्वीनियंस सैंपल्स यूज़ किए हैं। एक स्टडी मिसाल के तौर पर मदद को मेजर कर सकती है और मदद को जो है वो मेजर कर सकती है और उन लोगों के नंबर से जो ना सादक पर गिरे हों शख्स की मदद करते हैं। मदद का लफ्ज़ जो है ना वो बहुत सी चीज़ों को ना शामिल करता है। अगर हम बात करें किस तरह से चीज़ों को शामिल करता है, अगर हम मेजर्स का सैम्पलिंग जो है वो ढंग से नहीं करते तो मदद करने वाला बिहेवियर्स के वाइड रेंज को ना जनरलाइज करना मुश्किल हो जाता है। और ये जनरलाइजेशंस का मसला उस वक़्त और भी मुश्किल हो जाता है जब हेल्पिंग बिहेवियर्स की सिस्टमेटिकली टेक्सोनॉमीज़ को ना नज़रअंदाज किया जाता है। अगर ऐसी क्लासिफिकेशंस स्कीम नहीं हो तो ये ना गूज करना मुश्किल होता है कि कोई ना सिलेक्टेड हेल्पिंग बिहेवियर स्पेक्ट्रम्स पर किस जगह है और फिर ये जांच भी ना मुश्किल हो जाती है कि कौन सा जो है वो दूसरा हेल्पिंग बिहेवियर से इससे रिलेटेड हो सकता है। हमारी अच्छी किस्मत थी कि पियर्स और अमाटो ने ना 1980 में पियर्स और अमाटो ने 1980 में अपनी रिसर्च में ये तलाश किया था। इन्होंने ये 1980 में ये तलाश किया था कि हेल्पिंग का ना एक एम्पिरिकली डिराइव्ड 3 डायमेंशंस मॉडल डेवलप किया जो कि ऑपरेशनल डेफिनेशंस के लिए बेहतरीन है। इनका मॉडल जो है वो मदद करने की 3 स्ट्रक्चर्स को ना प्रपोज करता है। नंबर 1 पे जो स्ट्रक्चर है कि कुछ आप कर सकते हैं डायरेक्ट हेल्प जिसे कहते हैं वर्सेस जो कुछ आपके पास है इनडायरेक्ट हेल्प है। और दूसरा जो है वो स्पॉन्टेनियस है मतलब कि इनफॉर्मल मदद वर्सेस प्लान्ड फॉर्मल मतलब कि प्लान के ज़रिए मदद करना। और नंबर 3 पे कि सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस मदद मतलब कि मदद करना और उस सिचुएशन में करना कि जब सीरियस सिचुएशंस हो। ओके और इसमें इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया ओवरऑल के ये जो 3 डायमेंशंस थी जो ऊपर हमने पढ़ी हैं जिनमें ना पियर्स और अमाटो ने ना प्रपोज की थी दर्जावार तौर पर ना इनसे मिलती हैं। नंबर 1 पे है मदद देने की किस्म और नंबर 2 पे कि सोशल सेटिंग है जहाँ ना मदद दी जाती है और नंबर 3 पे कि उस शख्स की ज़रूरत की दर्जाबंदी जो मदद ले रहा है। हमने ना 5 फील्ड एक्सपेरिमेंट्स डेवलप किए हैं जो ना पियर्स और अमाटो के 3 डायमेंशंस स्पेयर्स को ना फिल करने की कोशिश करते हैं और लेविन मार्टिन्स ब्रैस और सोरेंसन 1994 की स्टडी में ना ये बताया गया है कि ये 5 मेजर्स ना पियर्स और अमाटो की टेक्सोनॉमी में ना किस तरह फिट होती हैं। हर एक ना स्टडी को शहर के मेन डाउन टाउन्स एरियाज में ना प्राइमरी बिजनेस हॉर्स के दौरान और क्लियर्स समर दिनों में ना कंडक्ट किया गया था। हर मेयर के लिए ना कई ट्रायल्स हर शहर में किए गए थे जहां मेल और फीमेल्स पेडिस्ट्रियंस की तादाद रिलेटिव बराबर रखी गई थी। पेन गिराना एक्सपेरिमेंटर्स एक नीटली ड्रेस्ड कॉलेज एज मेल जो मॉडरेट पेस पर ना चल रहा होता था अपनी जेब से ना पेन निकाल कर ना एक्सीडेंटली बिना नोटिस किए पेन अपने ना पीछे गिराता और चलना जारी रखता। हर शहर में ना हमने ये ऑब्जर्व किया कि कितनी दफ़ा एक पासिंग पेडिस्ट्रियंस ने एक्सपेरिमेंटर्स की मदद करते हुए पेन उठाया था। हर्ट लेग इसमें बताया गया कि एक बड़ी और क्लियरली विजिबल लेग ब्रेस पहने हुए सबसे अजीब जो हमारी दिखाई एक्सपेरिमेंटर्स एक्सीडेंटली मैगजीन से का ना एक ढेर गिराता था और फिर ना इनका उठाना मुश्किल से ना उठाते हुए मुश्किल महसूस करता था और देखना है कि कितना पेडिस्ट्रियंस ने मदद की थी। पेडिस्ट्रियंस से मुराद ये होता है कि जो लोग चल रहे होते हैं ओके और वो चलते हुए किस तरह से मदद करते हैं जो पेडिस्ट्रियंस वाला शख्स होता है मतलब कि हेल्पिंग के लिए कुछ ना कुछ वो लेकर चल रहा होता है। ब्लाइंड पर्सन क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स अच्छा ये जितने भी आपको बताएंगे ना हर्ट लेग्स हो गया या ब्लाइंड पर्सन क्रॉसिंग द स्ट्रीट हो गया उसके बाद रिट्राइविंग का ड्रॉप पेन हो गया। ये एक्चुअल में ना एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था कि किस तरह से ना डिफरेंट कल्चर्स में ना किस तरह से लोग हेल्प करते हैं जैसे कि हमने जो वह ईस्ट एशियंस और यूरोप में किस तरह से लोग हेल्प करते हैं वो हमने कंपैरिजन्स देखा था जिनमें म्यांमार के जो रंगून और न्यूयॉर्क का जो सिटी है वो कंपैरिजन देखा था।
और बाद में ना इन्होंने कंपैरिजंस को देखते हुए कि इन्होंने सिस्टमेटिकली तौर पर ना हेल्पिंग बिहेवियर्स को लेकर कि किस तरह से ये मतलब कि लोग जो है वो हेल्प कर सकते हैं रियल लाइफ में। हेल्पिंग बिहेवियर्स जो है वो साइकोलॉजिकल तौर पर किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स में होता है और किस तरह से नहीं होता, ये इसको वाज़ेह करने के लिए डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट जो थे वो किए गए थे। ओके, अब ये किस टाइप के एक्सपेरिमेंट थे वो हमने पढ़ ली हैं। नंबर 1 पे है रिट्राइविंग आ ड्रॉप पेन पिहार्ट लेग। अब ब्लाइंड पर्सन क्रॉसिंग द स्ट्रीट के नाम से ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो इसमें ये भी ऑब्जर्व करना था कि किस तरह से लोग जो है वो एक अंधे शख्स की जो है वो हेल्प करते हैं क्रॉस करने के लिए स्ट्रीट में। तो इसमें बताया गया कि एक एक्सपेरिमेंट जो अंधा होने का रोल अदा कर रहा था, डार्क ग्लासेस और वाइट कैन के साथ ना मदद के लिए ना रेट्स पर ना चलने की कोशिश करता है। हमने मेजर किया कि मदद कितनी दफ़ा ना ऑफर की गई है। क्वार्टर के लिए बदलना और एक क्वार्टर पूरी तरह से दिखाते हुए ना एक्सपेरिमेंटर्स ने ना एक पेडिस्ट्रियन से जो उल्टे रास्ते पर जा रहा था और पोलाइट तरीके से ना क्वार्टर के लिए बदला मांगा, मतलब कि हेल्प मांगी। हमने देखा कि कितने पेडिस्ट्रियंस हर शहर में ना रुक करना चेंज चेक करते हैं। ओके, लॉस्ट लेटर्स में ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक नीट हैंड रिटन नोट मैंने ना ये आपकी कार के पास पढ़ा था। एक स्टैम्प्ड एनवेलप पर लिखा गया था कि जो एक्सपेरिमेंटर के घर एड्रेस किया गया था। एनवेलप फिर ना एक रैंडमली सिलेक्टेड कार के विंड शील्ड पे ना रखा गया था जो मेन शॉपिंग एरियाज में ना 1 मीटर दूर पार्क थी। कितने लेटर्स इस एड्रेसिंग तक पहुंचे? हमारे पहली स्टडीज 1991 के दौरान की गई थी और जब हमने और हमारे स्टूडेंट्स ने ना यूनाइटेड स्टेट के 36 शहरों का सफ़र किया था। अच्छा, ये जो लेटर था ना जानबूझ के ना एक विंड शील्ड में कार के रख दिया गया था कि ये लेटर ये जो है वो लेटर बॉक्स में डाल दें ताकि हम तक पहुंच जाए। तो वो ये भी देखने के लिए कि लोग इस चीज़ को देखते हेल्प करते हैं या नहीं करते। फाइंडिंग्स मतलब कि जितने भी हमने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं इनसे क्या तलाश हुआ है। तो फाइंडिंग्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है, इसमें ओवर लेसन जो है वो ऑलरेडी 45 मिनट का हो गया हुआ है। तो फाइंडिंग्स जो है वो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ से जो है ना आगे लेसन पेपर पॉइंट व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो मैं फिर भी बता रहा हूँ, कवर अप कर रहा हूँ इस लेसन को। तो 1 घंटे से ऊपर ही लेसन ये पहुँच सकता है या 1 घंटे में ये कवर अप। फाइंडिंग्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि नतीजे मतलब कि जो नतीजा था, जैसे कि वो जो बच्चा जो बता रहा था अपने वालिद साहब को लेकर के मेरे वालिद साहब ने एक बेहोश शख्स को बचाया था, पानी उसके ऊपर गिराया था, जो कि न्यूयॉर्क में एक गली पे पेडिस्ट्रियंस पे गिरा हुआ बेहोश शख्स था। उस पर पानी गिराने पर जैसे वो होश में आया तो मेरे वालिद साहब ने इशारा किया कि इससे तुम दूर ही रहना। तो इसने बताया कि मैंने ना इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए जैसे कि एक्सपेरिमेंट किया था और डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे, लॉस्ट लेटर्स, ब्लाइंड पर्सन क्रॉसिंग द स्ट्रीट, हार्ड लेग और ड्राइविंग का ड्रॉप्ड पेन्स को लेकर जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो इनके जो फाइंडिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से इन एक्सपेरिमेंट्स के जो नताइज थे वो कुछ इस तरह से मिले कि नतीजे ने ना बचपन की न्यूयॉर्क के बारे में ना सोच को बिल्कुल भी गलत साबित नहीं किया था। ये जितने भी जो एक्सपेरिमेंट ऊपर हुए थे इनके नतीजे को लेकर 5 एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे कंबाइन करने पर ना न्यूयॉर्क सिटी ने ना लास्ट पोजीशन ली थी और 36 में से ना तीसरा जो था वो पहली स्टडी के दौरान हेल्पिंग का एक छठा मेयर्स था। हर शहर के पर कैपिटा यूनाइटेड वे में ना कंट्रीब्यूशंस भी शामिल थी। हमने ना ये तलाश किया कि साउथ ईस्ट के छोटे और मीडियम साइज्ड शहर सबसे ज़्यादा ना मददगार थे और बड़े नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्ट कोस्ट के शहर कम मददगार थे। पूरा नतीजा देखने के लिए ना लेविन एट आल की जो 1994 में जो रिसर्च है और लेविन 1997 में जो रिसर्च है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मदद देने का प्रिडिक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी था, डेंसिटी का कनेक्शन से शहर के ना मददगार होने का सबसे ज़्यादा था। क्राइम रेट्स और लाइफ का ना पेस, इकोनॉमिक कंडीशंस या इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स जैसे कि आवाज़ और हवा की पोल्यूशन के मुकाबले में ना कुल मिलाकर ज़्यादा क्राउडेड शहरों में ना लोग बहुत कम मदद करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी इसका ज़िंदा सबूत था और ज़्यादा मतलब कि जो हजूम वाले शहर होते हैं ना, इसमें यह होता है कि बुरी फितरत सामने आती है लोगों की। अर्बन क्रिटिक्स ने ये साबित किया है कि ना अगर ज़्यादा लोग कम जगह
में रख दिए जाए ना, तो एलिनेशंस मतलब कि ह्यूमैनिटी डी इंडिविजुएशंस और सोशल आइसोलेशंस होती है। आखिरकार ना लोग दूसरों के साथ अपने बर्ताव के लिए ना कम जिम्मेदार महसूस करते हैं, ख़ासतौर पर अजनबी लोगों के साथ। पहले के स्टडीज़ ने ये साबित किया कि शहरों के लोग ना अपने आपस में ना ज़्यादा नुकसान करते हैं। हमारी यूएसए की स्टडीज़ जो थी ये साबित किया कि इनको ना कम मदद भी मतलब कि लोग ना कम मदद ही करते हैं, और ये अपने शहरों के मतलब कि जो शहरों में बढ़ने वाले जो हजूम है ना उसकी वजह से भी होता है। ओके, मॉड्यूल 166 एम्पैथी न्यूरोसाइंस के नाम से है। तो इसमें बताया गया कि एम्पैथी का जो पहला लफ्ज़ जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1967 में न्यूरोसाइंस लिटरेचर्स में यूज़ किया गया था, और इसमें जो डेफिनेशन थी एम्पैथी की कुछ हिस्सा से थी कि अपने जज्बात और ज़रूरतों को ना दूसरे शख्स के जज्बात और ज़रूरतों के साथ मिलाना। इससे केयरिंग और दूसरों की मदद करने की इच्छा जो है ना वो तमन्ना बढ़ती है इंसान की, और बुनियादी एहसास भी समझा गया है। और इसलिए ना ये आजकल के ना मुश्किल मसाइल जैसे कि इंटरपर्सनल क्लोजनेस, दूसरों की फीलिंग्स की अहमियत ना देना और एग्रेशंस को समझने के लिए एक ज़रूरी कंसेप्ट बन गया है एम्पैथी को लेकर। और एक लेटर दिया गया है, और ये लेटर जो है ना वो लव लेटर वाला सीन ना क्रिएट करना है। इस लेटर को पढ़ते हैं आप स्टूडेंट्स, ये बस आपको ना एम्पैथी को लेकर जो है ना वो बस एक लेटर दे दिया गया है। एग्जाम पॉइंट भी उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इस लेटर को पढ़ लेता हूँ। तो एक लेटर डॉक्टर नुमान को ना ब्रिटिश एकेडमी कॉन्फ्रेंस से आया था। जो लेटर का जो टाइटल था वो ये था कि द न्यूरोसाइंस ऑफ एम्पैथी, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के टॉपिक पर था ये लेटर। और लेटर के कंटेंट मतलब कि लेटर के अंदर जो मवाद था वो ये था कि ओवरऑल जो मवाद है कंटेंट है वो ये है। ओके, ये मैंने जो अभी इसको यहाँ से लेके यहाँ दिखकर मैंने हाईलाइट किया है। अच्छा, एक लेटर आया 23 जनवरी 2016। डियर नुमान, प्यारे नुमान, द ब्रिटिश एकेडमिक लंदन कॉन्फ्रेंस 7-8 मार्च 2016 को हो रही है एम्पैथी न्यूरोसाइंस ट्रांसलेशन रेलिवेंस फॉर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के लिए। और ब्रिटिश एकेडमी और मेरे फेलोज को कन्वेनर्स की तरफ से मैं ना आपको इस कॉन्फ्रेंस में ना शामिल होने के लिए ना दावत देता हूँ, जो ब्रिटिश एकेडमी ने अपनी 2016 कॉन्फ्रेंस में से एक के तौर पर ना सिलेक्ट किया है। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल करनी है, जो कि ना दुनिया भर के मशहूर स्पीकर्स को इनवाइट जो है उसमें किया गया है। आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। ओके, तो ये वेबसाइट भी आपको 2016 मतलब कि ये दी गई है britech.ac.uk। ओके, तो इसको आप क्लिक करके भी आप विज़िट कर सकते हैं इस वेबसाइट को। तो लिहाजा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ना आप इस 2 दिन के मीटिंग में ना शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ना हम समझते हैं कि आपकी शिरकत प्रेजेंटेशंस और बाद में होने वाले डिस्कशंस में ना काफ़ी जो है वो अहम साबित होगी, और हमें गहराई से इल्म भी मिलेगा। कॉन्फ्रेंस के गोल्स ये हैं, नंबर 1 पे है कि एम्पैथी के सोशल और बायोलॉजिकल न्यूरोसाइंस पर लेटेस्ट रिसर्च पर गुफ्तगू करना, एम्पैथी को कन्फ्लिक्ट तौर पर समझना, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान पुरानी कन्फ्लिक्ट्स के एम्पैथी के ज़रिए हल करने पर सोचना, और ये देखना कि कैसे एम्पैथी ना अप्रोचेस को ना ट्रांसलेट की जा रही है, और कैसे ये ना मेथड्स 2 कम्युनिटीज़ के दरमियान ना आम बनाने के लिए यूज़ हो रही है। और लास्ट में ये था कि ये देखना कि कैसे ना साइंटिस्ट, क्लिनिशियंस और प्रैक्टिशनर दोनों कम्युनिटीज़ में ना मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को सुन रहे हैं और इज़्ज़त दे रहे हैं। बेस्ट विशेस में ये बताया गया आप स्टूडेंट्स को इस फर्स्ट पैराग्राफ में ओवरऑल कि प्रोफेसर सिमन बैरन कोहेन और चेयर ऑफ द एम्पैथी न्यूरोसाइंस कॉन्फ्रेंस को कन्वेनर्स के साथ हफीफा साथी और गैदर फेलो सीड्स ऑफ पीस अहमद अबू अकील बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये बर्मिंघम यूनिवर्सिटी जो है वो ये यूके में है। प्रोफेसर रूथ फील्डमैन बार एलान यूनिवर्सिटी इसराइल, प्रोफेसर साइमन शमी तसोरी हाइफा यूनिवर्सिटी। आज के ना दिन में मैं सोचता हूँ कि ना फ़लस्तीन और इसराइल के बॉर्डर पर ना जो सिटीजन्स और एकेडमिक कम्युनिटी ने ये ज़बरदस्ती इनिशिएटिव ली थी
इसने ना अमान के लिए ना अपनी ड्यूटी पूरी की थी, और अगर सिर्फ गवर्नमेंट से सिटीजन्स की सुन लेती। ओके। और लास्ट में आपको बताया गया है ओवरऑल के इसमें कि मुझे ना इस कॉन्फ्रेंस से क्या सीखने को मिला। ठीक है, व्हाट डिड आई लर्न टू एट दिस कॉन्फ्रेंस, मतलब कि सबसे पहले ये कि ऑक्सीटोकिन वो हार्मोन है जो इंटरपर्सनल एम्पैथी के लिए ना जिम्मेदार होता है। तो ऑक्सीटोकिन वो हार्मोन है जो इंटरपर्सनल एम्पैथी के लिए जिम्मेदार होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लैब एक्सपेरिमेंट्स ने ये दिखाया कि हम अपने रेंज के इंसान की ना तकलीफ को ज़्यादा इंटेंसली महसूस करते हैं ब्रेन एक्टिवेशंस लेवल पर, लेकिन ना दूसरी रेंज या कॉम्स की इंसान की तकलीफ को ना उतनी इंटेंसिटी से महसूस नहीं करते। ओवरऑल ये जो लेटर है ना, ये लेटर आमतौर पर ये बताता है कि इस लेटर और कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए ना ये ज़रूरी है कि ना हम एम्पैथी को न्यूरोसाइंस के हवाले से ना समझें। मतलब कि ये लेटर जो है ना वो इसी बात की तरफ इशारा करता है, जिसमें ये पता चलता है कि किस तरह हम ना अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझ करना इनके साथ ना इंटरेक्ट करते हैं, और ये एम्पैथी से ही होता है, और किस तरह से ये चीज़ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस और अमान के लिए मददगार हो सकती है। ओके, ओवरऑल तो ये था आपका लेसन नंबर 41। बहुत ही लेंथी था, लेकिन अब इसका मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें शुरू में तो लेसन इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये जो है मॉड्यूल 166 और 165 ये थोड़ा से फजूल किस्म के मॉड्यूल थे। ओवरऑल इसमें फजूल इतना नहीं था, लेकिन एक्चुअल में ना आपको इसमें जो है ना वो लाइव एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से लोग मदद करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिवर्स बिहेवियर्स को लेकर जो है ना वो हेल्पिंग बिहेवियर्स के हवाले से ना ये लाइव जो एक्सपेरिमेंट्स भी बताए गए थे, प्लस लाइव जो रिसर्चेज हैं वो भी बताई गई थी ओवरऑल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 42 में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।